इससे मुखातिबत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, हाँ। चलिए, आप सबका आईएएस मंत्रा क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं प्रोफेसर निहाल अहमद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी के इस क्लास में देखने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ विंड, नेचर ऑफ विंड, टाइप्स ऑफ विंड एंड इंपैक्ट ऑफ विंड्स। यानी कि आज हम लोग का टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, सर्कुलेशन ऑफ विंड्स। आज ये हम लोग का टॉपिक। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हवाएं हैं उन हवाओं का संचरण कैसे होता, हवाएं क्यों चलती हैं। अक्सर आप लोग गानों में सुनते हैं कि क्यों चलता है पवन। तो ये हवाएं आखिर चलती क्यों है। यकीनन हर चीज के चलने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं। तो उन्हीं कारणों की वजह से भी ये हवाएं चलती। लेकिन यहां पर जो सर्कुलेशन देख रहे हैं आप, इस सर्कुलेशन का मतलब ही होता है संचरण। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है डियर? संचरण। और विंड्स का मतलब होता है पवन। वैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आप लोग से कि पवन और हवा दो चीजें होती हैं। हम लोग हवा भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, लेकिन इस पवन और हवा को हम लोग, एक को हम लोग कहते हैं एयर और दूसरे को कहते हैं विंड। तो एक्चुअली में यह जो एयर शब्द है, इसका मतलब मैंने बताया था कि वैसी हवाएं जिसमें मूवमेंट न हो, यानी वैसा एयर जिसमें मूवमेंट न हो। दैट मीन्स कि दीज आर द एयर नॉट विंड्स। यानी वैसी जो हवाएं हैं जिसमें मूवमेंट नहीं हो, तो वह एक सामान्य सी हवा है, वायु है। लेकिन जैसे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो जाए, जैसे ही हवाएं चलनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि वह एयर नहीं है, वह विंड। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था पिछले क्लास में कि यह एक गिलास है और इस गिलास को हम कह सकते हैं यह गिलास खाली है। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू को हम लोग देखेंगे तो कह सकते हैं कि यह गिलास भरा हुआ। चूंकि भले ही देखने में खाली है लेकिन भरा हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें अदृश्य पदार्थ इसमें मौजूद हैं और उस अदृश्य पदार्थ में हवाएं शामिल। और जो चीजें इसमें शामिल है, इसका सबूत यह है कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर भरी हुई बाल्टी में पानी से भरा हुआ हो और इस गिलास को ऐसे उसमें डुबाने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको भी पानी में कोई आदमी डुबाने की कोशिश करे तो आप प्रतिरोध तो करेंगे, आप हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो लगाएंगे। तो उसी का नतीजा ये होता है कि वे चीजें भी जो हमें नहीं दिख रही है वह भी प्रतिक्रिया कर रही है। और उस प्रतिक्रिया का नतीजा यह है कि भरे हुए बाल्टी में जब इसको हम डुबाते हैं तो यह आसानी से नीचे नहीं जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद हवाएं उसका प्रतिरोध करती हैं। यह इस बात का प्रमाण है। तो मैंने कहा कि इसमें एयर है और एयर में मूवमेंट नहीं है। अगर इसमें मूवमेंट होता तो यकीनन यह गिलास जो है यह अपनी जगह से गिर जाता या कहीं और चला जाता। तो ये तो एयर कहलाएगा। लेकिन अगर हवाओं की बातें हैं, अगर मान लीजिए मैं फैन चला दूं और तुरंत जो है कि फैन इधर से मारेगा, तुरंत उड़ गया।
दैट मीन्स कि इधर से कोई प्रेशर काम किया, कोई फोर्स काम किया, कोई बल काम किया, और जिसकी वजह से वह जो गिलास है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, अगर वह अपनी जगह से किसी फोर्स की वजह से, और खासकर इन हवाओं की फोर्स की वजह से, मूवमेंट की वजह से अगर हट जाता है, इसका मतलब कि वहां पर हवाएं निश्चित रूप से यकीनन चल रही। अब रही बात कि ये जो हवाएं हैं, यह जो पवन है, इसमें सर्कुलेशन क्यों होता है? तो मैंने बताया था कि सर्कुलेशन के पीछे हमेशा टेम्परेचर जिम्मेदार होता। सर्कुलेशन के पीछे क्या जिम्मेदार होता है? टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि हवाएं तभी चल सकती हैं जब प्रेशर में वेरिएशन हो। सपोज मैंने बताया था कि अगर यह कोई जगह है, कोई स्थान है, और कोई जगह ये है, और अगर हम यूं कहें कि यहां का इस ए प्लेस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं ये कहूं कि ये बी जगह है और जहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स कि यहां पर जो बी प्लेस है, यहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्थान ए की तुलना में ज्यादा गर्म। इस बात से आप लोग एग्री हैं? यानी कि बी स्थान जो है ए की तुलना में ज्यादा गर्म है। अब जाहिर सी बात है कि जब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां की हवाएं क्या होंगी? गर्म होंगी। और वैसे भी विज्ञान में, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, उस कंडीशन में उस पदार्थ के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, यानी पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक्सपेंशन होने लगता है, उसमें फैलाव होने लगता है। तो हमारी हवाएं भी अपने आप में एक मिश्रण है, पदार्थ है, और जैसे भी इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, उस जगह का बढ़ाते हैं, तो वहां की हवाएं गर्म होकर उसका एक्सपेंशन होने लगता है, उसका फैलाव होने लगता है, और उसी फैलाव की वजह से यहाँ की हवाएं क्या होती हैं बाबू? यहाँ की हवाएं गर्म होकर ये ऊपर उठने लगती, यानी यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठी। जबकि ये ए प्लेस है जहां का टेम्परेचर कम है, इसकी तुलना में, तो जाहिर सी बात है कि उसकी तुलना में यहाँ पर शीतलता का वातावरण रहेगा, यहाँ पर ठंडापन रहेगा, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें जो है खिंचाव होता है। इस वजह से यहाँ के हवाओं में एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कंडीशन में हवाएं फैलेगी नहीं, बल्कि ये हवाएं सिकुड़ के रहेंगी। और जब कोई चीजें सिकुड़ती है तो उसके डेंसिटी को, उसके घनत्व को, उसकी सघनता को, उसके कॉम्पैक्टनेस को बढ़ा देती। तो हवाओं का यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस बढ़ा रहेगा, जिस वजह से यहाँ का प्रेशर हो जाएगा HP, क्योंकि हवाएं तो यही हैं, हवाएं ऊपर नहीं उठी हैं, और चूंकि यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई हैं, यानी कि यहाँ का जगह खाली हो गया। तो जहां की जगह खाली हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं LP, यानी लो प्रेशर, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र कौन सा बन गया बाबू? B बन गया। हाई प्रेशर का एरिया कौन सा बना? A बना। तो जाहिर सी बात है कि हवाओं का सर्कुलेशन हमेशा होता है हाई से लो की तरफ। जाहिर सी बात है केवल हवाओं का ही सर्कुलेशन की बातें नहीं है, हमारी इस पृथ्वी पर जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें ज्यादातर सर्कुलेशन जो होता है अधिक से कम की तरफ ही होता है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि किसी को कर्ज वही देता है जिसके पास, उसके पास सरप्लस होता है, उसके पास अधिकता होती है। अगर किसी कंगाल से अगर हम कहें कि भैया ऐसा करो कि हमको 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, और उसके पास खुद 1 रुपये नहीं है, तो वह आपको नहीं देगा।
यानी जिसके पास पैसे का दबाव है वो आपको दे सकता है। हालांकि कुछ अपवाद भी है, ऐसा लोग गांव में कहते हैं या शहरों में भी कहते हैं कि जो ज्यादा पैसे वाला हो जाता है उतना ही बड़ा वो कंजूस भी हो जाता है। ये भी बात हो जाती है, सिक्के की दूसरी पहलू होती है, लेकिन ये एक अपवाद है। लेकिन चूंकि हम लोग तो लिविंग थिंग्स हैं तो हम लोग में भावनाएं भी काम करती है, लेकिन ये हवाएं जो हैं ये लिविंग थिंग्स नहीं है। और जो लिविंग थिंग्स नहीं है इसका मतलब कि उसके पास कोई भावना नहीं है, उसके पास कोई इमोशन नहीं है। और जिसके पास इमोशन नहीं होता है वह जो है कि खुले दिल से काम करता है। हम लोग भी जब बचपन में होते हैं, जब हम लोग का बचपना होता था तो बचपना में क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि हर गम से होता है बेगाना अपना बचपन। तो ये बचपन जो है ना कि हर गम से जो है वह बेगाना होता है। वो कभी बचपन ये नहीं सोचता है कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके पास पैसा है कि नहीं है, इसके पास क्या है क्या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। कुछ भी मांगो खुले दिल से देगा, हाँ यार लो ना। क्योंकि उसके पास वो जो भावना है एकदम खुली आसमान की तरह है। यहां भी ये चीजें और जो देख रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं इसके पास अपनी भावना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हवाएं भी चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से क्या चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ। अक्सर एक बात आप लोग कहते हैं कि मोहब्बत के संबंध में लोग कहते हैं कि जिसके दिल में पहले से प्रेम का प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर, यानी जिसके दिल में पहले से कोई विराजमान है, और अगर उसको आप अपने इमोशन को ऑफर कीजिए कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, तो तुरंत वहां से होके भैया मेरे पास ऑलरेडी मेरे दिल में हाई प्रेशर बना हुआ है, आपकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर पहले से लो प्रेशर है और आपके दिल में बेपनाह मोहब्बत है, और अगर आप कहते हो कि भाई मैं आपको पसंद करता हूं, तो चूंकि ऑलरेडी यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है तो तुरंत जो है कि प्यार रूपी जो हवा है उसका संचलन होके दिल में समा जाएगा। लेकिन पहले से अगर दबाव ज्यादा है तो उस कंडीशन में भैया नो एंट्री। तो हवाओं का यही कंसेप्ट है कि ये हवाएं जहां पर जगह खाली होती हैं वहां पर हवाओं का सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है, और ये तब तक होते रहेगा जब तक प्रेशर का यह वेरिएशन, टेम्परेचर का यह वेरिएशन कायम रहेगा। ये तब तक होगा जब तक प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा, कायम रहेगा, तब तक ये हवाएं चलती रहेंगी। अब रही बात कि हवाएं जो चल रही हैं तो क्या हवाओं का चलने का नेचर एक जैसा होता है? तो ओरिजिन का नेचर तो एक जैसा होता है, लेकिन चलने का नेचर एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर विंड्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। कई तरह की हवाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर, हमारी पृथ्वी के धरातल के ऊपर भी ये संचरित होती हैं। अब इन हवाओं को अगर हम लोग बातें करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं तो उसमें एक हवा है जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई पवन। अस्थाई पवन कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट विंड। क्या कहते हैं बाबू, परमानेंट विंड कहते हैं। एक दूसरा पवन है जिसको हम लोग कहते हैं ऋत्विक पवन या सीजनल पवन या अर्ध अस्थाई पवन या ग्रहीय पवन। यानी एक पवन जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहीय पवन, या इसी को हम लोग कहते हैं ऋत्विक पवन, या इसी को हम लोग कहते हैं आपको अर्ध अस्थाई पवन, अर्ध अस्थाई पवन, या इसी को हम लोग कहते हैं सीजनल विंड या प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड यानी इतने नामों से जानते हैं। एक तीसरा पवन है जिसको हम लोग कहते हैं दैनिक पवन। दैनिक पवन कहते हैं, या इसी को हम लोग ब्रीज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। और चौथा जो है उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लोकल
विंड्स के नाम से पुकारते हैं माय डियर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो विंड्स हैं ये चलने की प्रकृति के मुताबिक चार तरह की होती है। एक हवा, जिसको मैंने कहा कि ये परमानेंट विंड है यानी अस्थायी पवन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो परमानेंट विंड है, नाम से पता चल रहा है कि ये जो परमानेंट विंड है यकीनन ये सालों भर चलती होंगी। पहले को मैंने कहा परमानेंट विंड्स, यानी कि वैसी हवाएं जो सालों भर चलती हैं और एक सर्टेन डायरेक्शन में चलती, यानी एक निश्चित दिशा की तरफ चलती, वैसी हवाओं को हम लोग कहते हैं परमानेंट विंड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो एड्रेस है वह एड्रेस दो तरह का होता है। एक होता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। एक लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि वह एड्रेस जो संभवतः चेंज होने की संभावना नहीं है, और लोकल एड्रेस ये होता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में या कुछ दिनों के बाद वह चेंज हो जाए। खासकर स्टूडेंट की विशेषताओं में ये शामिल होती है कि उनका एड्रेस साल में हो सकता है कि 2 बार चेंज हो जाए, कभी अनुज लॉज के नाम से तो कभी गायत्री हॉस्टल के नाम से तो कभी किसी हॉस्टल के नाम से। क्यों? ये आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। अब चेंज होने की वजह आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई फैक्टर काम किया होगा। फैक्टर में ये भी काम करता है कि कई बार हॉस्टल के मालिक या मकान मालिक आके बाहर दरवाजे पर देखता है कि 10 जोड़ा चप्पल है, कल होके आके कहता कि ऐसा है कि हमको इस हॉस्टल की रंगाई पोताई करना है, आप खाली कर दीजिए। तो कोई ना कोई फैक्टर जरूर काम करता है चेंज होने, एड्रेस चेंज होने के पीछे। उसी तरीके से हवाओं में भी ये बातें शामिल हैं, लोकल और अस्थाई के तौर पर। तो चूंकि ये परमानेंट विंड है, दैट मीन्स कि अस्थाई पवन है। अब चूंकि अस्थाई पवन का मैंने मतलब बताया कि वैसी हवाएं जो सालों भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। जैसा कि माय डियर आप देखते हैं यहां पर कि आप देखिएगा कि ये हमारी अर्थ है, और मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये हमारी अर्थ को कुल 7 यानी कुल 7 वायुमंडलीय दापेटियों में बांटा गया है। कितने वायुमंडलीय दापेटियों बाबू? कुल 7 वायुमंडलीय दापेटियों में बांटा गया है। यानी हमारी अर्थ को डिवाइडेड इनटू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स, यानी यही हमारी 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है। और इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश में करूंगा कि ये जो 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट हैं तो आखिर ये कौन कौन से हैं और कैसे ये परमानेंट विंड चलती हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले यहां जो आप देख रहे हैं ये हमारा है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या है बाबू? ये है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां भी लो प्रेशर बेल्ट है। ये देखिए यहां भी लो प्रेशर बेल्ट है, जिसको सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यहां भी एक लो प्रेशर बेल्ट है जिसको सरकम पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है इस संबंध में कि ये जो निम्न वायुदाब की पेटियां हैं तो ये एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये है हमारी ट्रॉपिकल, ये हमारी है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट यानी एलपी लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। और एक्चुअली में इसका जो एक्सटेंशन है वह है 0 डिग्री से, चूंकि यहां पर 0 डिग्री है और नॉर्थ में जाएंगे तो 5 डिग्री एंड साउथ में भी जाएंगे तो 5 डिग्री, यानी नॉर्थ में 5 डिग्री एंड साउथ में 5 डिग्री।
यानी 0 to 5 डिग्री के बीच ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। एक लो प्रेशर यहां है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसी को हम लोग कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और मैंने बताया था कि इसका जो एक्सटेंशन है वो आप देखेंगे, इसका एक्सटेंशन यहां पर 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां भी 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच है, और इसका भी नाम है आपको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। लेकिन अब दो चीजें देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं कि ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। अब यहां दो चीजें देख रहे हैं कि यहां भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और यहां भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी कि माय डियर ये जो है ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और इसके साथ दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी कि आपके पास 1 2 3 लो प्रेशर बेल्ट ऑलरेडी पता चल चुका है। यानी एक यहां पर एलपी, एक यहां पर एलपी और एक यहां पर एलपी। अब रही बात कि इसमें जो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर बेल्ट है ये है, ये है, ये है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर बेल्ट जो है तो ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट का, यानी ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ये देखिए मैं यहां पर जो शेड कर रहा हूं ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट जो है एक्चुअली में इसमें एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और एक जो है कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब जो कि यहां पर देखेंगे कि ये सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में इसका नाम है दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि ये है हमारा हाई प्रेशर बेल्ट, यानी ये है हमारा हाई प्रेशर और ये हमारा है नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपने क्या देखा कि यहां पर एक हाई प्रेशर बेल्ट और यहां एक हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है यह 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। जाहिर सी बात है कि यह भी 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच होगी। और ये जो हमारा है ये हमारा नॉर्थ पोल का एरिया है, यानी अब देखेंगे तो यह 85 डिग्री नॉर्थ से लेकर आपको 90 डिग्री नॉर्थ तक है। इसलिए कह सकते हैं कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और चूंकि नॉर्थ की बात है इसलिए कह सकते हैं कि नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहां भी आपको होगा साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखिए माय डियर इसमें आपने देखा कि कुल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट में आपने देखा कि यहाँ एलपी है, यहाँ एलपी है और यहाँ एलपी। लेकिन यहाँ आपने देखा कि ये हाई प्रेशर है, यहाँ देखा कि ये हाई प्रेशर है और यहाँ भी देखा कि ये हाई प्रेशर है। और मैंने शुरू में कहा कि हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये हवाएं क्या होंगी, हाई से लो की तरफ चलेंगी। अब देखिए यहाँ पर
लो प्रेशर, हाई एंड हाई, इसलिए इस लो प्रेशर को भरने के लिए ये हवाएं तेजी से 0 to 5 डिग्री के बीच दोनों दिशाओं से, दोनों गोलार्धों से, बोथ हेमिस्फीयर से ये हवाएं इसको भरने के लिए चली आती। अब जाहिर सी बात है कि यहां पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, तो जब हमेशा लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है तो यकीनन उसको भरने के लिए हमेशा हवाएं चलती ही रहेंगी और ये सालों भर चलती रहेंगी, यानी कि इसके डायरेक्शन में किसी प्रकार का डिस्पर्शन नहीं आएगा, किसी प्रकार का विच्छेद नहीं आएगा, किसी प्रकार का वह रिवर्स नहीं हो सकती है, किसी प्रकार से जो है उसमें अवरोध नहीं आ सकता है। इसका मतलब यह है कि ये हवाएं सालों भर चलेंगी। तो ये जो हवा चल रही है जिसको मैंने एरो का डायरेक्शन दिया है, एक्चुअली में यह भी हमारी है परमानेंट विंड, और ये परमानेंट विंड जो है यह एक्चुअली में हमारी है व्यापारिक पवन, यही हमारी है ट्रेड विंड। और एक्चुअली में जो ट्रेड विंड होती है उसका अगर साइंटिफिक नेम कहें या सटीक नामकरण की बातें कहें, जैसे कि आपके एग्जाम्स में आता है कि व्यापारिक पवनों को परिभाषित करने के लिए सबसे द बेस्ट नाम क्या हो सकता है, तो उसका द बेस्ट नाम हो सकता है, कोई बता सकते हैं व्यापारिक पवन का सबसे सटीक नाम क्या हो सकता है? कोई भी? उसको कहते हैं सन्मार्गी पवन। क्या कहते हैं बाबू? सन्मार्गी पवन। व्यापारिक पवन को परिभाषित करने के लिए द बेस्ट वर्ड सन्मार्गी पवन। इसका मतलब होता है कि सन्मार्गी का मतलब होता है सही मार्ग का अनुसरण करने वाली हवा, यानी वैसी हवा जो सर्टेन डायरेक्शन का अनुसरण करती है, यानी कि उसकी कभी भी मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वो सालों भर चलती है, इसलिए वैसी हवाओं को हम लोग कहते हैं परमानेंट विंड में कहते हैं सन्मार्गी पवन यानी व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन कहने का मतलब ये नहीं कि उससे व्यापार होता, बल्कि पुराने जमाने में जिस समय शिप या कार्गो या इस तरह से जलीय जो हमारे यातायात के साधन थे वो वजूद में नहीं आए थे, उस समय केवल पुराने ढंग से जो भी नाव बनाए जाते थे, बोट बनाए जाते थे, उसमें पाल लगा होता था, उस पाल को हवाएं ढकेल कर ले जाया करती थी। अब चूंकि ये सालों भर चलने वाली हवाएं थी, इसलिए ये हवाएं उसको ढकेल के ले जाती थी, इसलिए उसका नाम दे दिया गया था व्यापारिक पवन। क्योंकि उस जमाने में कहीं ना कहीं उसका आंशिक रूप से ही सही हमारे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड में उसका जो है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने व्यापारिक पवन रखा था। लेकिन आज के कंटेस्ट में अगर हम लोग देखेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो इन हवाओं का नाम व्यापारिक पवन कहना तार्किक नहीं है, बल्कि तार्किक अगर देखा जाएगा तो सन्मार्गी पवन है। तो सन्मार्गी पवन जो है ये वास्तव में क्या है? एक अस्थाई पवन। ये क्या है बाबू? अस्थाई पवन। तो एक तो पता चल गया, चूंकि हमारे पास जो परमानेंट विंड है उनकी संख्या 3 है। परमानेंट विंड की कुल संख्या कितनी? 3 है जो अस्थाई पवन है। एक आपने देखा सन्मार्गी पवन यानी ट्रेड विंड। अब दूसरी पवन जो अस्थाई पवन है, तो देखिए एक तो एरिया ये पता चल गया, इसका मतलब कि दूसरी जो अस्थाई पवन होगी वह इसमें चल रही होगी और इसमें चल रही होगी। तो ये जो एक्चुअली में अस्थाई पवन है जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो ये चल रही है ऐसे, ये लो प्रेशर को भरने के लिए जा रही है और इधर भी जा रही है। अब एक्चुअली में ये जो येलो कलर से मैं एक एरो जो दे रहा हूं, यही हमारी ये जो यहां से ये देखो तो सचिन, एक्चुअली में तकनीकी युग है और तकनीकी युग में कई बार जो है कि समय और हालात साथ नहीं देता है।
तो उस अच्छा चलिए आ गया। हमारे पास एक से एक एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं और चलिए थैंक यू सो मच। और मैंने कहा आपसे कि दरअसल एक तो हम लोग को परमानेंट विंड के बारे में पता चल गया, दूसरा परमानेंट विंड ये है जो मैं येलो कलर से जिसको मैं दिखाया है। एक्चुअली में इस परमानेंट विंड का नाम है, एक्चुअली में इस परमानेंट विंड का नाम है वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ पवन। क्या नाम है बाबू? पछुआ पवन। यानी ये जो पवन आप देख रहे हैं इसका नाम है वेस्टर्ली विंड और इसका नाम भी है वेस्टर्ली विंड। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आखिर ये हवाओं का जो नाम होता है, हवाओं का जो नामकरण होता है वो कैसे होता है? तो मैंने बताया था कि हवाओं का नामकरण उनके डायरेक्शन के मुताबिक होता है, यानी हवाएं जिस डायरेक्शन से आती हैं उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि धर्मेश भागलपुर से हैं तो धर्मेश भागलपुरी। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि रेखा सिवान से आई है तो रेखा शिवानी, या मैंने कहा कि सचिन गोरखपुर से आए हैं तो सचिन गोरखपुरी। तो जो जहां से आते हैं उन्हीं के नाम पर उनका नाम रखा जाता है। तो हवाएं भी जो होती हैं कि जिस दिशा से आती हैं उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। यानी हवा कोई पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही होती है तो उसको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन यानी वेस्टर्ली विंड। अगर कोई हवा पूरब से आ रही है पश्चिम की तरफ, तो पूरब से अगर पश्चिम की तरफ आ रही है दैट मीन्स कि वह ईस्टर्ली विंड। लेकिन कभी भी उत्तरी पवन और दक्षिणी पवन नहीं होता है, ये बात हमेशा आप याद रखें। कभी भी उत्तरी पवन और दक्षिणी पवन नहीं होता है। पूर्वी पवन होगी, पश्चिमी पवन होगी, उत्तर पूर्वी पवन हो सकती है, उत्तर दक्षिण पूर्वी पवन हो सकती है, लेकिन कभी भी उत्तरी पवन या दक्षिणी पवन नहीं हो सकती है। वो एक्चुअली में जो है कि मैकेनिज्म ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि ये जो हवा चल रही है पछुआ पवन है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि चूंकि इधर तो ऊपर नॉर्थ है और यहां पर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट, तो इसका तो डायरेक्शन ऐसे हो रहा है तो हम इसको पछुआ पवन क्यों कहेंगे भाई? लेकिन ये जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, यह 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और जब कोई भी चीजें ऐसी तेज गति से घूमती है तो उस पर चलने वाला, उस पर घूमने वाला, उस पर घूर्णन करने वाला जो भी मटेरियल्स होता है वह अपने पेरेंट मटेरियल का जो है अनुसरण करता। तो चूंकि हवाएं क्या होती है कि जैसे तेजी से आगे बढ़ती है तो हमारी हवाएं क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है कोरियालिस इफेक्ट की वजह से, कोरियालिस बल की वजह से। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में या राइट एंगल पर मुड़ जाती हैं, यानी इनके घूमने की जो डायरेक्शन है यह उत्तर से न होकर बल्कि जैसे राइट डायरेक्शन में घूमती हैं तो इनकी जो दिशा होती है वह आपको पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाती है। यहां भी सेम डायरेक्शन होता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है कि बाईं ओर मुड़ जाती हैं और जिसकी वजह से यहां भी इन हवाओं का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की ओर होती है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ पवन। तो माय डियर दो चीजें पता चल गई, एक तो हमें सन्मार्गी पवन पता चल गया और दूसरा हमें पछुआ पवन पता चल गया, यानी दो अस्थाई पवन पता चल गई है। अब तीसरी अस्थाई पवन ये है कि यहां पर हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, तब हवाएं इसको घेरने के लिए अब जल्दी से दौड़ पड़ती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से। यानी यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो यहाँ पर भी हवाओं का सेम मैकेनिज्म काम करता है।
अब चूंकि ये पोल का एरिया है और पोल से आने वाली हवाएं जो होंगी यकीनन पोलर विंड होंगी, ध्रुवीय पवन होंगी, तो ये जो हवाएं हैं इसको कह सकते हैं कि ये पोलर विंड है यानी ध्रुवीय पवन है। यहां भी देखिए पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। तो चूंकि ये ध्रुवीय पवन भी सालों भर चलती है इसलिए ऐसी पवन को हम लोग कहते हैं अस्थाई पवन। तो आपने देखा कि अस्थाई पवनों की कुल संख्या कितनी? 3। एक हो गया आपका सरमार्गी पवन यानी ट्रेड विंड, दूसरा आपका हो गया पछुआ पवन यानी वेस्टर्ली विंड, और तीसरा आपका पवन हो गया ध्रुवीय पवन यानी पोलर विंड। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड। अगर चौथी चीजें पूछे, एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है, इनमें से कौन सा परमानेंट विंड नहीं है, तो इन तीनों को छोड़कर जो चौथा होगा वही अस्थाई पवन नहीं होगा। अब पहली चीज। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि हमारे जो ये हवाएं हैं तो एक्चुअली मैंने कहा कि पहला परमानेंट विंड है और दूसरा हमारी जो है वो कौन सी विंड है बाबू? वह हमारी प्लैनेटरी विंड है यानी ग्रहीय पवन है जिसको सीजनल विंड कहते हैं, यानी हमारी दूसरी ग्रहीय पवन है जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी विंड। यानी यही जो विंड है इसको हम लोग कहते हैं सीजनल विंड या इसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमानेंट विंड। अब सेमी परमानेंट विंड का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है कि एक तो आपने देखा अस्थाई पवन। अस्थाई पवन का मतलब ये हो गया कि सालों भर चलने वाली एक सर्टेन डायरेक्शन की हवा को हम लोग कहते हैं परमानेंट विंड, लेकिन इसमें अर्ध अस्थाई लगा हुआ है यानी वैसी हवा जो सालों भर एक सर्टेन डायरेक्शन में न चले बल्कि 6 महीने के बाद इनकी दिशा रिवर्स हो जाए, इनकी दिशा उलट जाए, तो ऐसी हवा को हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ग्रहीय पवन, उसको कहेंगे सीजनल पवन, उसको कहेंगे प्लैनेटरी विंड, उसको कहेंगे सेमी परमानेंट विंड, उसी को कहेंगे अर्ध अस्थाई पवन। और मानसूनी पवन इसका द बेस्ट एग्जांपल है। मानसूनी पवन इसका द बेस्ट एग्जांपल है। जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमारा, ये देखिए ये हमारा इंडिया है और एक्चुअली में आपने देखा कि ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया के इस साइड में हम लोग देखते हैं कि ये अरबियन सी है यानी अरब सागर। ये क्या है? यहां पर अरब सागर है और यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहां है बंगाल की खाड़ी है यानी बे ऑफ बंगाल है और यहां पर अरेबियन सी। और यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं बाबू? कर्क रेखा। और वैसे भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में अगर आप बातें करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाता है मिजोरम, यहाँ पर आ जाता है आपको त्रिपुरा, यहाँ पर आ जाता है आपको वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आता है झारखंड, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर यहाँ पर राजस्थान और ये गुजरात। यानी कि ये जो राज्य हैं इन्हीं राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब चूंकि यहाँ पर मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाने का मतलब ये था कि ये मुझे दिखाना था कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारा जो सूर्य का पोजीशन होता है वह 21 जून को 21 जून को बिल्कुल खड़ी स्थिति होती है, यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति बिल्कुल लंबवत होती है। ये वही 21 जून है जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है।
अब ऐसा नहीं सोचना है कि पहले इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और उसके बाद सूर्य जो है कि कर्क रेखा पर आना शुरू हुआ। ऐसा हरगिज नहीं सोचना है। ये इंटरनेशनल योगा डे जो है अभी कुछ वर्षों की बात है, और ये उस समय की बात है जिस समय से हमारा सौर मंडल प्रकाश में आया और हमारी अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ से घूमनी शुरू की, उस समय से ये चलता आ रहा है। तो मैंने कहा कि 21 जून को जब सूर्य यहां पर बिल्कुल लंबवत होता, और सूर्य क्या है, एक जलता हुआ आग का गोला है, शोला है, और एक्चुअली में सूर्य क्या है, एक तारा है, यानी सन इज द वेरी नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा। अब जाहिर सी बात है नजदीक का तारा है और ये जलता हुआ आग का गोला है, शोला है, एक बहुत बड़ा हीटर है, और हीटर हमारे सिर के ऊपर है, तो यकीनन जिसके सिर के ऊपर होगा उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, और जब गर्मी ज्यादा लगेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, और जब दिमाग गर्म हो जाएगा तो अब चाहिए कि जितना जल्दी हो सके यहां से हम भागें। तो जैसे यहां से हम भाग जाएं या आप भाग जाएं तो ये जगह तो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, भर जाएगी। अगर मेरे सिर पर किसी ने हीटर बांध दिया हो सिर के ऊपर, या आग का जो है कि शोला का लपटे बांध दी हो, तो हम तो यहां से भागना चाहेंगे। तो जैसे मैं यहां से भाग जाऊंगा तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो जैसे ही 21 जून को सूर्य की स्थिति यहां पर होती है तो यहां की हवाएं क्या हो जाती हैं, यहां की हवाएं जो है वो गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने के बाद ये जो जगह है यह जो है कि लो प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये जो जगह है ये क्या होता है, ये लो प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई। तो जैसे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही तो यहाँ हवाओं का दबाव कम हो गया, और हवाओं के दबाव कम होने को कहते हैं एलपी, यानी लो प्रेशर। अब एक्चुअली में ये क्या है, ये भूभाग है, जमीन है, भूखंड है, पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट है। और अर्थ क्रस्ट की विशेषता क्या होती है कि जैसे वो टेम्परेचर के संपर्क में आएगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, जो जलीय भाग है, जो बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और जल की विशेषता होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो जो जितना जल्दी गर्म होता है उसके नेचर में शामिल है कि वो उतना ही जल्दी ठंडा होता है, और जो चीजें जितनी धीरे धीरे अगर गर्म हो रही हैं तो उसके ठंडा होने का जो ग्राफ होगा उतनी ही धीरे धीरे होगा। इसलिए देखिएगा कि लोग कहता है ना, एक फूल और कांटे का एक गाना था, अजय देवगन उसमें हीरो था और मधु उसमें हीरोइन थी, और उसमें गाना था कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हद से गुजर जाना। कभी उस गाने में आपने ये नहीं सुना कि जल्दी से प्यार को बढ़ाना, कभी आपने नहीं सुना कि जल्दी से प्यार को बढ़ाना है। अगर जल्दी से बढ़ाना है तो उतना ही जल्दी घटाना है, नहीं उतना ही जल्दी घटाना है। इसलिए क्योंकि जो धीरे धीरे काम होता है उसकी लॉन्ग लास्टिंग उतनी ही ज्यादा दिनों तक होती है, और जो जितना तेजी से नाम कमाता है उतनी ही तेजी से गिरता है। आपने एक सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले मैं चर्चा कर रहा था अपने एक परम मित्र से कि एक ऐसा पत्रकार जो इतनी तेजी से सन ऑफ बिहार के नाम से उछल रहा था अचानक, और मैंने कहा था कि देखिए ये बंदा बहुत तेजी से जो है इसका ग्राफ ऊपर उठ रहा है, और चूंकि ये फिजिक्स का नियम है कि जो जितना जल्दी उठता है, जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। यकीनन आने वाले दिनों में देखिएगा कि इसका ग्राफ उतना ही तेजी से गिरेगा। हुआ यही, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये सब लोग समझ सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। तो मेरे कहने के बाद मतलब ये है कि जो धरातल होता है, जो सॉलिड मटेरियल्स होता है, जो जितना जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा होता है, जो धीरे धीरे गर्म होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो चूंकि ये धरातल है और धरातलीय चट्टानों की विशेषता होती है, जमीन की विशेषता होती है कि जैसे सूरज की यहाँ पर स्थिति
आई, ये तुरंत गर्म हो जाएगा, हवाएं गर्म हो जाएंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ये लो प्रेशर निम्न वायुदाब क्षेत्र के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। जबकि ये जलीय भाग है और जलीय भागों की विशेषता है धीरे धीरे गर्म। आप ऐसा कीजिएगा कि 2 पॉट ले लीजिएगा, एक पॉट में जो है कि आप पानी भर लीजिएगा, दूसरे पॉट में जो है कि बालू रख लीजिएगा और दोनों जो पात्र है उसको समान टेम्परेचर पर समान समय तक गर्म कीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें सैंड है और इसमें क्या है बाबू, इसमें वाटर है या मान लीजिए कि चाय है, टी है, और दोनों को इक्वल टेम्परेचर पर इक्वल समय तक दोनों को आपने क्या किया, गर्म किया। अब दोनों को यहां से फ्लेम आपने बंद कर दिया। तो जिस समय आप गर्म कर रहे थे उस समय आपने देखा होगा कि ये जो सैंड है, ये बालू है, ये जल्दी गर्म हो गया और ये पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। अब दोनों को हीट को आपने बंद कर दिया। अब जो है कि घड़ी देखते रहिए कि दोनों में से सबसे पहले ठंडा कौन होता है। अब देखिएगा कि दोनों में से सबसे पहले ठंडा होगा जो सबसे पहले गर्म हुआ था, और जो धीरे धीरे गर्म हुआ था वो सबसे बाद में ठंडा हो। पुरुषों का जो गुस्सा होता है, मर्दों का जो गुस्सा होता है, मर्द हर एक बात में तुरंत गुस्सा जाते हैं, तो मर्दों का नेचर इस भूमि की तरह होती है और महिलाओं का नेचर इस जलीय भागों की तरह होता है। महिलाएं जल्दी गुस्सा नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जलीय भाग है, तो जलीय भाग क्या होता है बाबू, धीरे धीरे ये गर्म होता है। तो चूंकि जिस समय हमारा स्थल, जिस समय हमारी भूमि ये जल्दी गर्म हो गई है, यहां लो प्रेशर बन गया है, उस समय अरब सागर का पानी तुलनात्मक रूप से कैसा होगा, ठंडा होगा। वेरी गुड, ठंडा होगा, यानी कि यहाँ की हवाएं भी कैसी होंगी, ठंडी होंगी। और ठंडी होने का मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर, हाई प्रेशर। और मैंने शुरू में कहा कि हवाओं का नेचर होता है माय डियर कि ये हमेशा हाई से लो की तरफ चलती। अब चूंकि ये हमारी भारतीय भूखंड लगभग 6 महीने तक इस स्थिति का सामना करती, हमारा भारतीय भूखंड लगभग 6 महीने तक इस स्थिति का सामना करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस स्थिति का जब सामना करेंगे इसका मतलब 6 महीने तक यहाँ पर लो प्रेशर बना रहेगा। और जितना ज्यादा यहाँ पर लो प्रेशर बना रहेगा, जितना ज्यादा यहाँ पर लो प्रेशर बना रहेगा, उतनी ही अधिक ये हवाएं तेजी से उस लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे देश में 15 मार्च से लेकर आपको लगभग 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय माना गया। ये हम लोगों ने भारतीय जो हमारे ऋतु है उसको बांटा है, हम लोगों ने भारतीय ऋतु को कुल 4 भागों में हम लोगों ने बांटा है, यानी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटती हुई मानसून की ऋतु। यानी एक बरस में मौसम 4। वो 5वां वाला बात भूल जाइएगा आप लोग। तो मैंने कहा कि एक बरस में मौसम जो 4 है, लेकिन हम लोग पूरे मौसम को 2 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस स्थिति में यहाँ पर लो प्रेशर लगभग 6 महीने तक बना। तो हवाएं तेजी से जलीय भागों से अरब सागर की ओर से ये चलनी शुरू हो गई। अब ये हवाएं जो चलनी शुरू हो गई, और मैं बार बार कहता हूं कि जो हवाएं जहां से आती हैं वहां की विशेषताओं को लेके आती हैं। अगर आपको मैं यहां से भेज दूं इंग्लैंड 1 महीने के लिए, एकदम आप घाटी देहात से हैं, भोजपुरिया बेल्ट से हैं, बिल्कुल आप जो है कि हिंदी भी नहीं बोलते हैं, और 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैं इंग्लैंड भेज दूं, तो वहां से जब आइएगा तो तुरंत कहिएगा व्हाट आर यू डूइंग। नहीं, पूरा अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिएगा, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिएगा। ये चीजें होती है।
या कोई, मैंने कहा कि कोई दिल्ली चला जाता है गांव से काम करने के लिए, मजदूर वहां से आता है तो वो भी जो है, क्यों भैया, अरे इधर आना, उसी अंदाज में बोलता है। या अगर आप देखिएगा कि एकदम अनपढ़ आदमी सऊदी अरब चला गया या ईरान चला गया, ईरान का वैसे ही पता है कि वहां का नेशनल लैंग्वेज फारसी है, जब वहां से आता है तो पूछता है कि नामे शुमाचिस, नामे मन धर्मेशस, यानी तुम्हारा नाम क्या है। जो कुछ नहीं जानता था वो फारसी जानने लगा है। क्यों? क्योंकि जो जहां से आता है वहां की विशेषताओं को लेके आता। तो चूंकि ये हवाएं आ रही हैं कहां से? समुद्र की तरफ से। तो समुद्र में विशेषताएं क्या है? उसकी नमी है, उसकी पानी है। तो ये हवाएं यहाँ की विशेषताओं को लेके आएंगी, यानी अपने साथ नमी को लेके आएंगी। अब ये नमी को लेके आएंगे और यहां तक आते आते उसकी नमी 100% हो गई है, यानी वो हवाएं सेचुरेटेड हो गई हैं, संतृप्त हो गई हैं। और आने के साथ ही, चूंकि यहां पर आप देखिएगा कि ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्ली घाट है, वेस्टर्न घाट है, और यहां पर हवाएं टकराती हैं और हमारे इस केरल में, कहां पर बाबू? इस केरल में ये जो है कि यहां पर पहली बारिश जून के फर्स्ट वीक में, 1 जून को सामान्यतः या जून के फर्स्ट वीक में यहां पर पहली बारिश होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का विस्फोट। और ये मॉनसून का विस्फोट होता है जून के फर्स्ट वीक में। और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मुख्य भूखंड में सबसे पहले मॉनसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो उसका नाम है केरला। और वैसे भी जो केरला नाम है बाबू, अगर उसका शेप को देखेंगे तो करेले की तरह, किसके तरह है? करेले की तरह है। तो करेला से केरला आप याद रख सकते हैं, यानी वह जो है कि सबसे पहले मॉनसून प्रवेश किया कहां पर? केरल में। और ये मॉनसून जो है एक्चुअली में इसकी जो दिशा है वह है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है और ये 6 महीने तक चलेगी। इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्या कहेंगे बाबू? इसी को कहेंगे दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहेंगे। अब जैसे ही क्या होगा? जैसे ही सूर्य चला जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, कहां चला जाएगा बाबू? सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए, एक और मुझे इंडिया का मानचित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैप के आपको ज्योग्राफी समझना जो है वह बहुत ही दिक्कत वाली काम है। तो ये हमारा इंडिया है और मैंने कहा कि अब सूर्य चला गया है कहां पर? ये तो आपका था कर्क रेखा, यहां मैंने कहा था कि अरब सागर। अब सूर्य चला गया है सीधे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और ये मकर रेखाओं का जो क्षेत्र है विशेष रूप से तो अर्जेंटीना देखिएगा, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देखिएगा, आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, यानी ये सब के सब जो है सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद। तो सूर्य चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में और हमारा इंडिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर से सूर्य की जो किरणें आती हैं वो तिरछी आती हैं, और तिरछी होने की वजह से यहाँ पर शीतलता होती है, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणों में टेम्परेचर कम होता है। और सूर्य की तिरछी किरणों में टेम्परेचर कम होने की वजह से हम लोग यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो महीना होता है अत्यंत शीतल होता है, शीतलता होती है, विंटर सीजन होता है, जाड़े की ऋतु होती है। तो जाड़े की ऋतु में हवाएं कैसी होती हैं? गर्म की ठंडी ठंडी होती है। और ठंडी चीजों में क्या होता है? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब हवाओं में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो क्या जनवरी के महीने में हम लोग के बीच कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा? खूब होगा। यही वजह है कि देखिएगा कि एक रूम में अगर 2 रूममेट है या पार्टनर है तो क्या करता है कि गर्मी में अपने अपने बेड को अलग अलग करके रखता है, और जाड़े में कहता है क्या नहीं यार सटा लेते। तो वहां भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सटा लेता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक ही बेड पर जो है कि माँ के साथ सभी भाई बहन सब लोग हम लोग सो जाते थे। लेकिन वैसे ही गर्मी का समय आता था
तो होता था कि नहीं माँ, ऐसा है ना कि बहुत गर्मी लगती है, हम छत पर चले जाते हैं, या अलग अलग हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन होता। तो चूंकि हवाओं में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, इंसानों में कॉन्ट्रैक्शन, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। और बढ़े हुए प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहेंगे बाबू? हाई प्रेशर कहेंगे। क्योंकि मैंने तो बताया था आपसे कि ये स्थलीय भाग है। ये कौन सा भाग है? स्थलीय भाग है। और ये यहां पर क्या है बाबू? ये अरब सागर है। ये अरब सागर है। और यहां पर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और मैंने यहां पर आपको ये कहा, मैंने आपसे यहां पर ये कहा कि ये अब बन गया है एलपी, ये भी बन गया है एलपी, क्योंकि ये पानी वाला भाग है। और 6 महीने तक ये धीरे धीरे गर्म हुआ था। नहीं, अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ये तो जल्दी गर्म हुआ था, जल्दी ठंडा हो गया। तो जल्दी ठंडा हुआ तो क्या हो गया? यहाँ पर हवाओं का हाई प्रेशर, और ये धीरे धीरे होगा, इसका मतलब कि ये पानी गर्म है। यही वजह है कि देखिएगा जनवरी के महीने में, जाड़े के दिनों में, कि सुबह सुबह, जनवरी के महीने में याद कीजिएगा कि सुबह सुबह जमीन पर नंगे पैर चलना कठिन हो जाता है। पैर जो है कि अंगड़ाइयां लेने लगती हैं, कड़कड़ाने लगता है, अकड़ने लगता है, कठुआने लगता है। अब उसी समय गंगा के किनारे जाइए, गंगा नदी में डुबकी लगाइए, उसका पानी गरम गरम रहता। अगर किसी झील के किनारे चले जाइए, देखिए कि झील से जो है भाप निकल रहा है, यानी उसका पानी गर्म है। यानी जिस समय जमीन एकदम शीतल है, ठंडी है, उस समय उसका पानी जो है गर्म है। इसका मतलब यह है कि यह जो है कि क्या होता है, धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है, यानी कि ये गर्मी है, और ये जो है कि शीतल हो चुका है। इसलिए हवाओं का सर्कुलेशन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू हो जाती। यानी वे हवाएं जो पहले ऐसे चल रही थी, अब उनका डायरेक्शन ऐसे हो गया। यानी 6 महीने के बाद इनका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, यानी इसमें सीजनल चेंज हो गया। यानी ऋतु के मुताबिक जब हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसी पवन को ऋत्विक पवन कहते हैं, सीजनल विंड कहते हैं, प्लेनेटरी विंड कहते हैं, ग्रहीय पवन कहते हैं, या सेमी परमानेंट विंड के नाम से जानते हैं, या अर्धस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। और इसी पवन का नाम है मानसूनी पवन। इसी पवन का नाम क्या है बाबू? मानसूनी पवन है। फर्क ये है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, अब ये चलने लगा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट शब्द जुड़ जाएगा, उत्तर पूर्वी शब्द जुड़ जाएगा, यानी उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। यानी इस तरह से जो मानसूनी पवन है यह आपको प्लेनेटरी विंड के नाम से जानी जाती है, ग्रहीय पवन के नाम से जानी जाती है। तो मैंने कहा कि हवाओं का 2 प्रकार ये हुआ पहले, यानी अस्थायी पवन और दूसरा ग्रहीय पवन। तीसरा जो पवन है, तीसरा जो पवन है उस पवन का नाम है, तीसरे पवन का नाम है बाबू दैनिक पवन। क्या नाम है? दैनिक पवन नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रीज, ड्यूनल विंड या ब्रीज। ब्रीज का क्या मतलब होता है? ब्रीज का मतलब यह होता है कि वैसी हवाएं जो लगभग 12 घंटे के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, अपने डायरेक्शन को बदल लेती। क्या करती हैं? लगभग 12 घंटे के बाद अपने डायरेक्शन को बदल लेती हैं। तो वैसे पवन को, वैसे विंड को हम लोग कहते हैं ब्रीज। अब ये जो ब्रीज है, इस ब्रीज को हम लोग कहते हैं सागरीय, सागरीय समीर। यानी समीर का मतलब होता है ब्रीज, इसका मतलब होता है ब्रीज। दूसरा होता है स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। तीसरा जो इसमें होता है पर्वतीय समीर,
पर्वतीय समीर, और चौथा जो होता है इसमें घाटी समीर। चूंकि इसको हम लोग कहते हैं सागरीय समीर को सी ब्रीज, इसको कहते हैं लैंड ब्रीज, इसको कहते हैं माउंटेनियस ब्रीज, और इसको कहते हैं वैली ब्रीज। तो ये मोटे तौर पर चार तरह के ब्रीज होते हैं। हालांकि और भी ब्रीज होती है, जैसे कि रिवर्स ब्रीज होती है, या लेकोस्टाइन ब्रीज होती है, टैंक ब्रीज होती है, तो इस तरह की भी ब्रीज होती है। लेकिन यही जो है कि चार मेजर ब्रीज। अब कहने का मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है, सागरीय समीर यानी सी ब्रीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जब हवाएं चल रही हैं किसी जलीय भागों से, ये देखिए, ये हमारा कोई शीर्ष टोपोग्राफी को मैं बना रहा हूं यहां पर। ये कोई समुद्र है, और इस समुद्र में निश्चित रूप से पानी ही है। ये पानी, और इधर आपने क्या देखा? इधर हमारा ये लैंड एरिया है, स्थलीय भाग। ये हमारा स्थलीय भाग है। अब चूंकि आपने ये देखा कि यहां पर ये सी है, और ये हमारा क्या है? स्थल। अब चूंकि दिन का समय है, कब का समय है बाबू? दिन का समय है। दिन है ना? अच्छा, शाम हो गई, आजा शाम होने आई। मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैंने कहा कि ये जो है कि हमारा सागर है और तटीय भाग। तो चूंकि ये समय कौन सा है? दिन का समय है, और दिन का समय है, इसका मतलब कि अगर आसमान बादल रहित है तो यकीनन सूर्य दिखना चाहिए। तो सूर्य दिख रहा है, सूरज की रोशनी दिख रही है, सूरज का हीट दिख रहा है, और इसका प्रभाव इस जलीय भागों पर पड़ रहा है। कहां पर पड़ रहा है बाबू? जलीय भागों पर भी पड़ रहा है, और इसका प्रभाव स्थल पर भी पड़ रहा है। दोनों तरफ पड़ रहा है। अब ऐसे ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो स्थल की तरफ तिरछा पड़ रहा है और इधर भी तिरछा पड़ रहा है। क्योंकि ये जो सूर्य है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है। इसलिए उसके जो किरणें आती हैं हमारे पास, तो ऐसा नहीं कि अगर ये जमीन है तो जमीन पर जो है कि खड़ी पड़ेंगी, और बगल में कोई झील है तो वहां तिरछी पड़ेंगी, या गंगा है तो उसमें तिरछी पड़ेंगी, ऐसे हरगिज नहीं। ये समान रूप से, इसका प्रभाव दोनों पर समान रूप से पड़ रहा है। इसलिए अब देखेंगे, दिन का समय है, डे है। इस स्थिति में ये जो स्थल है, तो दिन के समय में क्या हो जाएगा? बोलो, दिन के समय में क्या होगा? जमीन गर्म हो जाएगी, और जैसे जमीन यहां की गर्म, इसका मतलब ये होगा कि यहां की हवा भी क्या हो जाएगी? गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। कहता था ना सनी देओल कि जब 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये तो सनी देओल का हाथ है 2.5 किलो का। भैया ये सूरज के टेम्परेचर का हाथ है। जब इसका प्रभाव पड़ता है तो हवाएं तेजी से गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, यानी हवाएं तेजी से ऊपर उठ गई। नतीजा क्या हुआ? ये जगह खाली हो गया, और खाली होने को कहते हैं बाबू एलपी, यानी लो प्रेशर, निम्न वायुदाब क्षेत्र। जबकि यह समुद्री भाग है, पानी का नेचर है, देर से गर्म होना, देर से ठंडा होना। तो जिस समय ये स्थल तेजी से गर्म हो गया, उस समय ये जलीय भाग, ये समुद्र क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा। इसका मतलब कि यहाँ की हवाएं तुलनात्मक रूप से ठंडी होंगी, और जब ठंडी होंगी इसका मतलब कि यहाँ का प्रेशर हाई होगा।
और जब हवाएं यहाँ पर हाई प्रेशर से गुजर रही होंगी तो यहाँ की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी किधर? सागर से स्थल की तरफ। तो मैंने कहा था कि जो जहां से आती है उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। ये हवाएं कहां से आ रही हैं? सागर की तरफ से। कब तक चलेंगी? लगभग 12 घंटे तक चलेंगी। कब से शुरू हुई है? दिन के समय में। तो दिन के समय में शुरू हुई है ये 8 बजे सुबह से, और कब तक चलेंगी? ये रात के 10 बजे तक चलेंगी, यानी शाम में 10 बजे तक चलेंगी। इसी डायरेक्शन में चलेंगी, यानी सुबह में 8 बजे से। अब आप कहिएगा कि सर सूर्योदय तो हो जाता है 5 बजे, तो फिर 8 बजे से क्यों? आपके मन में तो बातें आएंगी कि सूर्योदय तो होगा 5 बजे, 5:30 बजे, तो आखिर ये हवाएं चलनी शुरू हुई 8 बजे से क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर लड़कियां हैं और खाना बनाने से इनका विशेष संबंध नहीं है, लड़कों का ही है। तो जब रोटियां बनाते हैं और रोटियों को तवा पर डालते हैं तो ऐसा नहीं कि तवा को गैस पर रखे और तुरंत रोटी को जो है कि बेले और सड़ाक से डाल दी। वेट करते हैं, तवा के गर्म होने का वेट करते हैं, अब उसका भी परीक्षण आप करते हैं, लगता है कि गर्म है कि नहीं है। तो कई बार तो लड़के वैसे हाथ से छू के देख लेती हैं जल्दी से, लेकिन नहीं, पानी नहीं, वो टेक्निक नहीं है, वो लोग को पता है। खुशकी जो होता है आटा का, उसको थोड़ा सा उसको डालती हैं, अगर उसका कलर चेंज होने लगे तो समझिए कि तावा गर्म हो गया। तो उस तावा को गर्म होने में भी समय लगा। उसी तरीके से ये 8 बजे इसलिए चल रही है क्योंकि अगर सूर्योदय 5 बजे हुआ है तो इस स्थल को गर्म होने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, तब जाके यहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जैसे लो प्रेशर क्रिएट होगा तब जो है कि यहाँ से हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी। और ये कब तक चलेंगी? रात के 10 बजे तक। तो ये जो हवा चल रही है सागर की तरफ से चल रही है, इसी को हम लोग कहेंगे सी ब्रीज। क्या कहेंगे बाबू? इसी को कहेंगे सी ब्रीज, यानी सागरीय समीर। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे सागरीय समीर कहेंगे। अब देखिए कि इस समीर का हमारे व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोग है। मछुआरों को नहीं पता है, जो समुद्र के किनारे रह रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये कैसे पैदा होती है। उनको ये पता है कि समुद्र से चलने वाली हवाएं रात के 10 बजे तक चलती हैं, उनको इतना पता है। बस इसका मैकेनिज्म नहीं पता है, केवल टाइम पता है कि 10 बजे तक चलती हैं। इसलिए क्या करते हैं कि दिन भर वो समुद्र में मछली मारते हैं और उनको पता है कि 10 बजे तक ही चलेंगे, इसलिए 10 बजे से पहले अपने बोट को क्या करते हैं, ये पाल लगाए और ये इसको जो है कि धक्का दे के ये हवाएं इनके मंजिल पर, इनके तट पर ये हवाएं लाके पहुंचा दी, और इनका जो है कि पेट्रोल और डीजल का पैसा बच गया, यानी इन्हें जो है कि जनरेटर चलाना नहीं पड़ा। तो इन्हें क्या हो गया? आर्थिक रूप से लाभ हो गया, यानी इनको पता है कि ये हवाएं 10 बजे तक चलेगी। अगर मछुआरे रात के 10 बजे से पहले अपने घर वापस नहीं आए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी जनरेटर चलाना पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके वो तट के पास वापस आ पाए। तो ये जो हवा है यह लगभग 12 घंटे तक चल रही है। इसी पवन को हम लोग कहेंगे ब्रीज यानी समीर। लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू है कि अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अब रात का समय हो गया है। कौन समय हो गया है? अब समय है रात का। देखिए समय जो है, ये देख बाबू, अब रात हो गई है और मैंने कहा था आपसे, मैंने आपसे कहा था कि यह जो है हमारा सागरीय भाग है, जलीय भाग है, यानी ये जो है ये सी है,
और ये क्या है, स्थल। और ये जो है इंदु है, इंदु माने चांद है ना, और ये नाइट है। चांद का मतलब नाइट। हालांकि ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दिन में भी चांद नजर आ जाता है, नहीं, लेकिन यहां पर चांद कहने का मतलब ये है कि रात का समय। क्या हुआ? हाँ, निकला। अच्छा, तो ये जो है कि ये जो चांद है ये रात का प्रतीक है। अब होता क्या है कि रात का समय हो गया है, ये स्थल है जो दिन में जल्दी गर्म हुआ था, अब रात के समय में क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जल्दी ठंडा होगा इसका मतलब यहाँ की हवाएं भी ठंडी हो जाएंगी, और हवाएं जैसे ठंडी इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर बन जाएगा। जबकि ये जो जलीय भाग है, जो दिन भर पानी गर्म हो रहा था, ये धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन अभी भी रात के समय में ये गर्म है पानी, जिसकी वजह से उसके संपर्क में रहने वाली हवा भी गर्म होगी, और गर्म हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर एलपी बन चुका है, यानी लो प्रेशर बन चुका। अब जैसे ये प्रेशर का वेरिएशन यहाँ आपने देखा, तो हवाएं यहां से उसको भरने के लिए चलनी शुरू हो गई। अब ये जो हवाएं भरने के लिए शुरू हो गई, तो ये कितनी बजे से चलनी शुरू हुई, ये रात के 10 बजे से, 10 PM से चलनी शुरू हुई, और ये चलेंगी सुबह के 8 बजे तक। कब तक चलेंगी, 10 PM से, यानी रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक ये हवाएं चलेंगी। अब ये आ कहां से रही हैं, स्थल की तरफ से, और ये चलेंगी लगभग 12 घंटे तक, इसलिए इसको कहेंगे स्थलीय समीर। क्या कहेंगे बाबू इसको, स्थलीय समीर कहेंगे। इसे ही हम लोग लैंड ब्रीज कहेंगे। अब चूंकि मछुआरे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि समुद्र में मछली मारने वाले मछुआरे, यानी कि प्रातः कितने बजे, 8 बजे से पहले समुद्र में निकल जाते हैं। कितने बजे, 8 बजे से पहले समुद्र में निकल जाते हैं, और रात के 10 बजे से पहले वापस आ जाते हैं। तो रात के 10 बजे से पहले वापस आए सागरीय समीर के माध्यम से, और सुबह में 8 बजे से पहले निकल गए। अगर इन्होंने 8 बजे से पहले ये मछुआरे नहीं निकले, तो फिर उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, मैंने शुरू में कहा, क्योंकि ये हवाएं स्थल की तरफ से चलेंगी मैक्सिमम 8 बजे सुबह तक। तो अब ये 8 बजे से पहले जल्दी से अपने नाव को ठीक करते हैं, पाल लगाते हैं, और ये हवाएं ढकेल कर समुद्र में लेके चली आती है, और अब दिन भर मछली मारेंगे, और रात में फिर सागरीय समीर के माध्यम से घर वापस चले आएंगे। तो हमने देखा कि एक स्थल की तरफ से आ रही है और एक जल की तरफ से जा रही है, और ये लगभग 12 घंटे 11 घंटे के आसपास चलते हैं। दोनों हवाओं के तालमेल को मिलाकर कुल 24 घंटे ही होंगे। अतः ऐसी हवाओं को समीर या ब्रीज के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर दूसरा फायदा क्या है, मैंने कहा आपसे शुरू में कि जो हवाएं जहां से आती हैं वहां की विशेषताओं को लेके आ रही है। तो मैंने आपसे बताया कि ये जो हवा है ये हमारी सागरीय समीर है, और क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग स्थानांतरित होकर दक्षिण भारत के तटीय भागों में उनका लोकलाइजेशन हो रहा है, उनकी स्थानीयकरण हो रहा है, उन्हें स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछता है, मेंस का भी क्वेश्चन, पीटी का भी क्वेश्चन, कि क्या कारण है कि उत्तर भारत से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग का स्थानीयकरण जो है वह जो है कि दक्षिण के तटीय भागों की ओर हो रहा है। तो चूंकि हम सब जानते हैं बाबू कि यहाँ पर ये हमारा जो इंडिया है, और इंडिया में क्या है, ये पश्चिम तरफ से आने वाली ये जो हवा होगी ये सागरीय समीर है, लेकिन ये उत्तर भारत में सागरीय समीर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो समुद्र से कोसों दूर है, इसलिए यहां पर सागरीय समीर का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन ये जो तटीय भाग है और ये जो सागरीय समीर सी ब्रीज चल रही है, तो ये क्या करते कि ये हवाएं जो जा रही हैं तो ये अपने साथ समुद्र की विशेषताओं को, यानी यहाँ की नमी को, यहाँ के मॉइस्चर को लेके जा रही। अब जाहिर सी बात है कि आप एक बात बार बार सुनते हैं या कहते हैं या देखते भी हैं कि आजकल भले ही सूर्य अब कर्क रेखा से दूर जा रहा है, अब वह जो है कि 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चला जाएगा, यानी हमारे भारतीय मुख्य भूखंड से वह 876 किलोमीटर की दूरी पर चला जाएगा। सूर्य 23 दिसंबर को भारत के मुख्य भूखंड से 876 किलोमीटर की दूरी पर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का मुख्य भूखंड विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, दूरी पर अवस्थित, तो वहां चला जाएगा। तो जो हम लोग जून के महीने में या जुलाई के महीने में जो गर्मी महसूस कर रहे थे, तो भले ही टेम्परेचर में अभी गिरावट आई है, लेकिन हम लोग को अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उमस बढ़ा हुआ है, हमारे एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से पंखा तो चलता है लेकिन शरीर का पसीना नहीं सूख रहा। क्यों? इसलिए कि पूरब की तरफ से जो हवा आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवा आ रही है, तो अभी भी मैंने कहा कि पूरब की तरफ से आने वाली हवा को क्या कहेंगे? पूरब की तरफ से आने वाली हवा को क्या कहेंगे? पूर्वी पवन कहेंगे। अरे भाई, मैंने शुरू में कहा कि जो हवाएं जिस दिशा से आती हैं उसी के नाम पर उसका नामकरण होता है। तो पूरब की तरफ से आने वाली हवा को क्या कहेंगे? पूर्वी पवन कहेंगे। तो पूर्वी पवन को गांव देहात में या आम बोलचाल की भाषा में लोग पुरवैया कहता है ना, पुरवैया कहता है। और जब पूरब की तरफ से आ रही है, पुरवैया पवन है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है और वहां की विशेषताओं को, यानी वहां की नमी को लेके आ रही है, तो वही हवाएं हमारे यहाँ मॉइस्चर को बढ़ा दे रही हैं, जिसकी वजह से उमस ज्यादा हो रहा है, पसीना ज्यादा चल रहा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से पसीना नहीं सूख पा रहा है। तो मैंने कहा कि जो हवाएं जहां से आती है वहां की विशेषता को लेके आ रही हैं, तो चूंकि ये समुद्र की तरफ से हवाएं चल रही हैं, यहाँ की विशेषताओं को लेके जा रही हैं, तो यहाँ की विशेषताओं में क्या शामिल है बाबू? नमी, यानी मॉइस्चर। अब चूंकि मान लीजिए कि यहां मुंबई है, और मुंबई को वैसे भी भारतीय कपास की राजधानी कहा जाता है, भारतीय कपास की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को वैसे भी भारतीय सूती कपड़ों की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर गुजरात में आपको अहमदाबाद है, जिसको भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तमिलनाडु में सूती धागों को बनाने के कारखाने समझिए कि लगभग 400-500 की संख्या में तमिलनाडु में मौजूद है, इन कोस्टल रीजन में मौजूद है। कारण यह है कि यहां पर अगर हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अगर हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ के जो सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने होंगे, उनका जो रॉ मटेरियल है वह क्या है? कपास है, कपास के धागे हैं, और कपास के धागों से वस्त्रों की बुनाई होती है। तो अगर जहां वस्त्रों की बुनाई हो रही है, अगर वहां पर मॉइस्चर नहीं है, अगर वहां नमी नहीं है, वहां का जो वेदर है, वहां का जो मौसम है बिल्कुल ड्राई है, सूखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि धागे भी एकदम सूखे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। और जब कोई चीज बहुत ड्राई हो जाती है तो उसमें तनाव पैदा होता है, उसमें टेंशन पैदा होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से कपड़ों की बुनाई करने के दौरान धागे टूटने लगते हैं, फटाफट टूटेंगे, जिसकी वजह से जब कपड़ों की बुनाई होगी तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी और उसकी जो है क्वांटिटी भी घट जाएगी, यानी क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में अगर हम लोग सूती वस्त्रों को स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो यहाँ पर सी ब्रीज की वजह से हवाएं जो आ रही हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को बढ़ा दे रही है। और जब मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ जाएगा, नमी बढ़ जाएगी,
तो वह धागे जो होंगे सूती वस्त्र उद्योग के वो मुलायम हो जाएंगे और मुलायम चीजों में तनाव पैदा नहीं होता है। अब जब इनसे वस्त्रों की बुनाई करेंगे तो ये धागे टूटेंगे नहीं, जिसकी वजह से एक उच्च क्वालिटी के वस्त्र बनेंगे और प्लस वो मशीनों को रोकना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ जाएगा। इन दो कारणों की वजह से भी यहाँ पर जो है कि सूती वस्त्र उद्योगों को स्थापित किया गया है। हालांकि और भी इसके कारण यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि सूती वस्त्रों के लिए जो कपास है ये स्थानीय रूप से मौजूद हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है कि रेगर मिट्टी पाई जाती है, काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में कपास बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन होने लगता है। यहाँ पर श्रमिक भी हमको सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हमको फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इन वस्त्रों को हम आसानी से यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, अफ्रीकी देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जो है कि हार्बर्स और बाजार की सुविधाएं भी मौजूद हो जाती है। यहाँ पर जो है कि ज्यादातर हमारे जो पारसी समुदाय के जो व्यवसायी होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं उद्योगों को स्थापित करने में। इन सब कारणों की वजह से जो है और भी बहुत सारे कारण इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों को स्थापित करके। भाई क्यों हंस रहे हैं आप लोग?